हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वाले भैया में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है जो इसका नाम है पालमपुर की कहानी, द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पालमपुर गांव के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पालमपुर गांव में कौन कौन सी गतिविधि, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है और प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। और इस सड़क पर गुड़ तथा अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम बात कर रहे हैं पालमपुर विलेज की, ठीक है। तो पालमपुर विलेज से कुछ दूरी पर जो दूरी है 3 किलोमीटर्स, तो ये जो है हमारा रायगंज है। ये एक दूसरा शहर है, एक कस्बा, एक गांव मान लीजिए, ठीक है। और हर मौसम में ये क्या करता है, पालमपुर को एक और जगह से जोड़ता है जिसका नाम है शाहपुर। क्या है? शाहपुर। और ये जो रास्ते हैं इस पे बैलगाड़ी, भैंसा बग्गी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जाते हैं जो कि इस सड़क पर आते जाते रहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि जो पालमपुर गांव है वो पालमपुर है, फिर है रायगंज और फिर है शाहपुर। और जो पालमपुर है और रायगंज के बीच की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर्स। कितनी है? 3 किलोमीटर है, ओके। और फिर इसके बाद है कि पालमपुर गांव का परिचय, मतलब कि अब ये देखेंगे कि पालमपुर गांव में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या नहीं। तो बोला जाता है कि भाई पालमपुर में कृषि ही एक प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया है। मतलब कि मेन ऑफ द मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सबसे मुख्य जो एक्टिविटी है, जो मेन एक एक्टिविटी है पालमपुर के अंदर, वो क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि है। और गांव में 450 परिवार रहते हैं और 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। मतलब 450 परिवार है जिसमें 150 परिवार के पास क्या नहीं है? भूमि नहीं है। और 240 परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली भूमि है। अब 240 पे है पर 2 हेक्टेयर से भी कम क्या है? भूमि है। और गांव की कुल जनसंख्या की 1/3, कितना? 1/3 अनुसूचित जनजाति है। मतलब कि जो SC ST हम कहते हैं ना, तो ये लोग हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति वाले। और इनके जो घर हैं वो गांव के कोने में होते थे और छोटे घर होते थे। और कैसे बने होते थे? मिट्टी और फूस के। मतलब जैसे आप देखते होंगे गांव में मिट्टी के जो घर होते हैं वैसे इनके घर बनाए गए थे। इसके बाद बात की जा रही है कि गांव में ज़्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार थे। मतलब कि गांव में कितनी फैमिलीज थी उच्च जाति वाली, अपर कास्ट वाली? 80। और इनके जो मकान थे वो ईंट और सीमेंट से बनाए गए थे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो परिवार है वहाँ पे जो ये गांव है वहाँ पे 450 फैमिलीज़ हैं, जिसमें कि कुछ के पास भूमि है, कुछ पे भूमि कम है और कुछ पे बहुत ज़्यादा भूमि है। किसी के घर घास फूस से मिट्टी से बने हुए, कुछ के ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। और ये जो गाँव है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक क्या शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल बनाया गया और 2 प्राइमरी विद्यालय, प्राइमरी स्कूल्स है। और यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी अस्पताल है। एक यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र है, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? अपना इलाज करवा सकते हैं और स्कूल से शिक्षा ग्रहण करते हैं यहाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है उत्पादन हेतु आवश्यक चीज़ें। मतलब कि उत्पादन हेतु आवश्यक चीज़ें का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है उत्पादन हम करते हैं, जैसे प्रोडक्शन कोई कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए। तो यहाँ पे बोला वस्तु और सेवाओं का उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। अब कौन कौन सी? तो यहाँ पे बोला गया है जो 4 चीज़ें, पहली क्या है? पहली है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि जल, वन, खनिज,
की आवश्यकता। मतलब कि हमें क्या चाहिए, अगर कोई भी हम काम करना शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। अगर कच्चा माल नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। या हमें अगर कंपनी खोलनी है तो कोई लैंड चाहिए, कोई भूमि चाहिए। तो पहली आवश्यकता वाली चीज़ ये होगी। दूसरी क्या है, लेबर, श्रम। तो हमें क्या चाहिए, एक श्रम चाहिए, लेबर चाहिए। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अनपढ़ होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो शिक्षित कर्मी हैं कि जो कंप्यूटराइज मतलब कि काम कर सके। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो तीसरी आवश्यकता है, वो है भौतिक पूंजी, जिसे हम फिजिकल कैपिटल भी कहते हैं। इसमें क्या है, उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर काम करने वाले आगाते, जैसे कि इमारतें, मशीनें, औजार आदि, ये स्थायी और कार्यशील पूंजी दोनों में ही शामिल है। अब देखिए एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है औजार, मशीन और भवन। ठीक है। औजार और मशीन के अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल लेके परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। और औजार, मशीन और भवनों के उत्पादन में कई वर्षों, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम क्या करें, एक बार खरीदें और उसका जो यूज़ है लंबे समय तक करते रहें। तो ये क्या होता है, स्थायी पूंजी होती है। क्या होती है, स्थायी पूंजी। अब वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि हम जो कच्चा माल और नगद मुद्रा, अब क्या है, ये उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे बुनकर को सूत की और कुम्हार को मिट्टी की। अब क्या होता है कि भाई अगर कोई भी हम काम करना शुरू करने वाले हैं तो वहाँ पे क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। और कच्चा माल क्या है हमारे पास, कार्यशील पूंजी, जो कि हमें टाइम टू टाइम चाहिए। और कच्चा माल लाने के लिए क्या चाहिए, नगद पैसा चाहिए। तो ये किस में आता है, कार्यशील पूंजी में आता है। अब हम पे क्या क्या चीज़ें हो गई, एक लैंड हो गया, फिर उसके बाद श्रम हो गया, फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कच्चा माल हो गया और पैसा हो गया। अब इसके बाद जो चौथी चीज़ चाहिए वो है मानव पूंजी। अब देखिए हमने सारी चीज़ें तो कर ली, कंपनी इस्टेब्लिश कर ली, स्थापित कर ली, पर मानव पूंजी, जब तक हमें उन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि किस तरह से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, तब तक हम उसका यूज़ अच्छे से नहीं कर पाते। तो मानव पूंजी भी एक आवश्यक तत्व है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। और उत्पादन कर लिया तो हम क्या करते हैं, बाज़ार मतलब कि मार्केट में बेचेंगे तभी तो क्या आएगा, पैसा आएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार के लिए एक आवश्यक तत्व है। मतलब कि ये कहा गया है कि अगर आप बाज़ार में नहीं जाते तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस तरह का प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे जो प्राइस है, जो रेट है, आपके जो दाम है उसे ऊपर नीचे करेंगे। और अगर आपका जो प्रोडक्शन है अच्छा है, अच्छी वैरायटी है, तो वो अच्छे रेट पे भी चला जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें कहाँ की जाती थी, पालमपुर में की जाती थी। अब यहाँ पे बोला गया है कृषि। अब ऋतु के मुख्य 3 भागों में, मतलब कि जो कृषि है उसे ऋतु के 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है भाई, पहला तो है वर्षा ऋतु, फिर है शरद, ठीक है, और फिर हमारा एक है जिसे हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, जिसे हम क्या कहते हैं, ज़ैद भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे समझिएगा क्या क्या होता है। अब यहाँ पे जो खरीफ है, कौन से होते हैं, वर्षा ऋतु। कब का समय है इसका, जुलाई से अक्टूबर के बीच में। और इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, जवार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू, इस तरह की क्या होती हैं इसमें फसलें की जाती हैं। कौन सी है ये, खरीफ। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है शरद ऋतु, जिसे हम रबी भी कहते हैं। अब ये इसका जो समय है वो अक्टूबर से मार्च के बीच में। इसमें गेहूँ, सरसों, दाल, आलू, ये सारी चीज़ें उगाई जाती है। और जो जायद है ग्रीष्म ऋतु में होती है, मार्च से जून के बीच में ये खेती की जाती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि तरबूज, खीरा, फलियां, सब्जी को उगाया जाता है। और ये जितनी भी हमारी ऋतु हैं, या खरीफ हो गई, रबी हो गई, जायद हो गई, अब इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, हमें चाहिए सिंचाई। अब बिजली के विस्तार ने सिंचाई की व्यवस्था में सुधार किया। परिणाम स्वरूप किसान दोनों ही मतलब खरीफ और रबी दोनों में ही ऋतु में क्या कर सकते हैं, फसल उगाने में सफल हो सकें। क्योंकि पानी की जो कमी थी, पहले हम लाइट्स नहीं थी जिससे कि सिंचाई नहीं हो पाती थी, तो अब क्या है, लाइट्स आती रहती हैं, अब 24 घंटे आती है। तो उससे आसानी से किसी भी ऋतु में, किसी भी मौसम में हम आसानी से इरिगेशन कर सकते हैं, आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये ऋतु वाले 3 ऋतु थे, जिसमें कि हमने खरीफ, रबी और जायद को देखा। इसमें कौन कौन सी फसलें की जाती हैं, इन सब के बारे में देखा। और इन तीनों के लिए इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है, सिंचाई। इरिगेशन जब तक नहीं होगी, जब तक कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती
है। और इसके बाद पढ़ने वाले हैं बहुविध फसल प्रणाली। अब बहुविध फसल प्रणाली क्या है भाई? अब देखिए, एक ही भूमि के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने के लिए एक साल में कृषि उत्पन्न करना। पालमपुर में किसान कम से कम 2 मुख्य फसल उगाते थे और तीसरी फसल उगाने में आलू पैदा कर सकते थे। मतलब कि देखिए क्या है, एक है इस पे एक फसल उगाई, फिर दूसरा सीजन है दूसरी, और क्या करते थे तीसरी। मतलब कि एक वर्ष में वो क्या करते थे, एक ही भूमि से 2-3 प्रकार की उसी पे खेती किया करते थे, कृषि किया करते थे। उसे हम कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ये आपके पेपर में 1 मार्क्स में आता है, तो ध्यान से पढ़िएगा ये। अब है खेती करने के तरीके। अब खेती करने के क्या तरीके हैं? तो हमने तो बचपन से पढ़ा खेती करना क्या है, हमें क्या करना है, सिंचाई करनी है, खाद डालना है, बीज लाने हैं, बस हो गया। बट यहाँ पे थोड़ी चीज़ें अलग हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2, परंपरागत और आधुनिक, कि हम पहले के समय पे कैसे करते थे और आज के समय पे कैसे करते हैं। तो भाई कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग, मतलब कि नॉर्मल हम बीज ले आए, ठीक है, और कम से कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, और उर्वरक के रूप में गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं और दूसरी खाद का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे हम नॉर्मल हलों का प्रयोग किया करते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो सिंचाई के लिए क्या करते हैं, जो कुएं हैं, नदी है, रहट है, तालाब है, इसकी मदद लेते हैं, जिससे क्या होती है, हम कृषि करते हैं। क्या क्या चीज़ें थी, हमने नॉर्मल मार्केट से बीज ले आए, हमने उर्वरक के लिए क्या किया कि गाय का गोबर का प्रयोग किया, खाद के लिए प्राकृतिक संसाधनों का, फिर नॉर्मल जो हल होते हैं उनका प्रयोग किया। और सिंचाई कहाँ से करते हैं, नदी, कुओं, रहट, तालाब के माध्यम से, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे आधुनिक कृषि। अब आधुनिक कृषि क्या होती है? तो आधुनिक कृषि में हम ये देखेंगे कि कृषि अधिक उपज होने वाले HYV का प्रयोग करते हैं। मतलब कि HYV क्या है? HYV वो वैरायटी है सीड्स की, वो वैरायटी है बीजों की, जो कि बहुत ही तेज़ी से क्या करते हैं, फसल करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा होती है। और अब हम क्या करते हैं, अधिक सिंचाई करते हैं, क्योंकि बिजली आ गई है, ठीक है, और हम किसी भी ऋतु में, किसी भी मौसम में सिंचाई कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि यहाँ पे हम रासायनिक खाद, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारी फसल ख़राब ना हो, उसमें कीड़े ना पड़े। और जुताई के लिए, प्लगिंग के लिए क्या करते हैं, हम मशीनों का प्रयोग करते हैं। ट्रैक्टर ले लिया, उसके पीछे हल लगा दिए और चुपचाप अपना काम हो रहा है। जैसे कि हम परंपरागत में क्या देखेंगे कि जो हम जुताई कर रहे हैं 4-5 दिन में, वो क्या हो जा रहा है, 1 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। अब जो लास्ट है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जो सिंचाई करेंगे वो नलकूप, पंपिंग सेट या बोरिंग, लाइक जो बिहार वाला एरिया है वहाँ पे एक मशीन होती है खेतों के बीच में, जिसे हम बोरिंग कहते हैं, ट्यूबवेल आप कहते हो, ठीक है। तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तो ये आपके रहे आधुनिक, और ये आपके परंपरागत जो कि हम पहले कृषि करने का जो तरीका था वो है, और आधुनिक कौन सा है, जो आज के समय पर हम उसका यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो फसल है बहुत ही अच्छी हो रही है, ठीक है। इसके बाद है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और पेपर में बहुत बार पूछा जाता है हरित क्रांति क्या है, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं हरे रंग की क्रांति है, हरा रंग लाया है, ऐसा तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ है। तो देखिए कि हरित क्रांति द्वारा भारतीय कृषकों ने अधिक उपज वाले बीज HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करना सीखा। मतलब कि हरित क्रांति के अंदर क्या था, देखिए 1960 की बात करते हैं, 1960 के दशक की, ठीक है। नॉर्मल एक समझो कि 1960 का दशक है, ठीक है। इस समय क्या हुआ, भारत के अंदर खदान संकट पड़ गया। क्या चीज़, खदान संकट पड़ गया। अब खदान संकट पड़ गया तो हमें क्या करना है, खेती करनी है, क्योंकि हमारा जो मतलब कि जो इंडिया है वहाँ पे कुछ है नहीं, कृषि के लिए कुछ है नहीं। तो इस समय एक हरित क्रांति चलाई गई, जो कि नारमन के द्वारा चलाया गया था। अब देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने भारतीय कृषकों को HYV वाले सीड्स बीज देना शुरू किए, जिससे कि बहुत ही तेज़ी से उपज
हो सके। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा वो ध्यान से समझते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा। तो हरित क्रांति से भारतीय कृषि पर पड़े प्रभाव। हरित क्रांति ने भारतीय कृषकों को ज़्यादा से ज़्यादा उपज वाले HYV के द्वारा चावल और गेहूं की कृषि करने का तरीका सिखा दिया। और परंपरागत बीजों की तुलना में जो हम पहले करते थे उसके कंपेयर में जो अभी हम कर रहे हैं उसमें क्या है, जो बीज हैं उसमें ज़्यादा उपज हो रही है। किसानों ने कृषि में ट्रैक्टर और फसल काटने के लिए मशीनों का उपयोग प्रारंभ कर दिया। रासायनिक खादों का प्रयोग करना शुरू किया, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया। ठीक है, तो ये किससे हुआ कि भाई हरित क्रांति में हम ऐसी कुछ चीज़ें लाएं, जैसे कि HYV वाली सीड्स ले आए, जैसे कि हम खेती बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। ट्रैक्टर का यूज़ करने लग गए, रासायनिक खादों का यूज़ करने लग गए, जिससे कि जो हमारे भारत की जो कृषि है बहुत ही अच्छे से चलती रहे। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या बोला है इसमें कि भाई जो हरित क्रांति है इसके कुछ नुकसान भी थे। जैसे कि फ़ायदा हुआ कि मतलब कि बहुत ज़्यादा खेती हुई, तो उसमें क्या हमने सबसे ज़्यादा क्या किया, कुछ केमिकल्स का यूज़ किया। अब केमिकल का कहीं भी यूज़ किया जाए तो नुकसान तो थोड़ा बहुत हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने देखा कि रासायनिक उर्वरकों के कारण मृदा की उर्वरकता नष्ट होने लगी। मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन थी उसकी, जो मृदा की उर्वरकता थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या की, कृषि करने में हमें क्या चाहिए, सिंचाई करनी है। सिंचाई मतलब पानी चाहिए। तो इससे क्या हुआ, जो भूजल अधिक बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कम हो गया, गिरने लग गया उसका स्तर। अगला क्या है, रासायनिक उर्वरकों का यूज़ किया तो आसानी से पानी में घुलकर मिट्टी के नीचे चले जाते हैं और जल दूषित हो जाता है। मतलब कि जो उर्वरक है, जो रासायनिक, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, हम डाल रहे हैं खेतों में। अब जब सिंचाई करते हैं तो वो क्या होता है कि वो पानी में मिलके ज़मीन के अंदर चला जाता है। और ज़मीन के अंदर चला जाता है तो क्या हो जाता है, जो अंदर का पानी है, जो भूमि जल है, वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। साथ ही साथ ये बोला क्या, ये बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट कर देता है। अब देखिए कि जो मिट्टी के अंदर मिट्टी को उर्वरकता प्रदान करते हैं, जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो उन्हें भी नष्ट कर देता है, क्योंकि इसमें केमिकल का यूज़ किया गया। और जब जीवाणु और बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो कृषि जो मृदा है हमारी उपयोगी रहेगी नहीं। तो ये बहुत सारे नुकसान हुए थे हरित क्रांति के जितने फ़ायदे हुए उससे ज़्यादा नुकसान हो गए थे। हमने ये तो देखा, खदान संकट से हमने निपट लिया, बहुत ही तेज़ी से कृषि की, सब कुछ किया, पर उससे ज़्यादा क्या हुआ, हमारा नुकसान हुआ कि हमारी जो भूमि थी वो क्या होगी, ख़राब होगी, क्योंकि वहाँ पे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया था। अब क्या हुआ इसके बाद कि भाई अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के उर्वरकों के अधिक प्रयोग से क्या होगी, मैंने अभी बताया कि वहाँ पे क्या हुआ कि आपकी मिट्टी है जो उसकी उर्वरकता कम हो गई थी। अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे हरित क्रांति वाला है वैसे ये भी है। और ध्यान रखिएगा, गारंटीड ये मैं बोल रहा हूँ कि हरित क्रांति और पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं में से एक क्वेश्चन आना पक्का है। मजाक में मत लीजिएगा, 9th क्लास है, 9th क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, बट अभी आप 8th क्लास से 9th में आए हैं, अभी आपको आदत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारे बच्चे सोशल साइंस को मजाक में ले लेते हैं। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, हो तो जाएगा, पर थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो हो तो जाएगा। ठीक है, भैंस बकरी की लाइन में लगना है तो लगिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इनसे जो अलग होता है वही कुछ अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें समझाई जा रही हैं ध्यान से समझिएगा। अब देखिए गैर कृषि क्रियाएं। अब गैर कृषि क्रिया क्या होती है, देखिए गैर कृषि क्रियाएं वो क्रियाएं जो कृषि से रिलेट नहीं होती, उसमें कृषि नहीं की जाती, कृषि रिलेट नहीं होती। तो यहाँ पे 4-5 क्रियाएं। पहला, डेयरी। क्या है, डेयरी। अब पालमपुर गांव के लोग भैंस पालते थे। गांव है तो भैंस गाय तो पालेंगे। अब दूध को निकटतम बड़े सरायगंज, जहाँ पे दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खुला है, वहाँ जाके बेचते थे, जिससे कि इन्हें कुछ पैसा मिलता है। जैसे क्या होता है, कोई गांव है, वहाँ पे एक बंदे ने मतलब 4-5 गाय पाल रखे, उनके फैमिली में उतने बंदे नहीं जो उसे कंज्यूम कर सके। तो वो क्या करते हैं, जो दूध बचा है उसे क्या करते हैं, अपने आसपास का जो सिटी एरिया, जो टाउन एरिया, जो मार्केट एरिया है, वहाँ पे जाके बेच देते हैं, जिससे क्या होता है, उन्हें कुछ पैसा मिल जाता है। तो ये किस में आ गया, गैर कृषि क्रियाकलाप में, क्रिया में।
जो नेक्स्ट है वो है लघु स्तरीय विनिर्माण। लघु स्तरीय विनिर्माण क्या है कि पालमपुर में भी निर्माण कार्य छोटे पैमाने पे किया जाता था। मतलब कि वहाँ पे क्या होता था कि घर में ही मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, विनिर्माण किया जाता था। और गांव के लगभग 50 लोग विनिर्माण कार्य में लगे हुए थे। मतलब कि क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने घर के अंदर ही कुछ जैसे कि टोकरियाँ बनाना, ऐसा कार्य स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि अगर पैसा कमा सकें। नेक्स्ट क्या है, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब वो उद्योग, वो कार्य जो कि बहुत ही छोटे स्तर पे किया जाता है, जो कि घर से हम कर सकते हैं। जैसे कि गांव में गन्ना पेरने वाली मशीन लगी है, यहाँ मशीनें बिजली से चलाई जाती हैं और किसान स्वयं उगाए तथा दूसरों से गन्ना खरीद कर गुड़ बनाते हैं और सहायपुर में व्यापारियों को बेचते हैं। अब देखिए एक और नेम आया, सहायपुर। सहायपुर एक ऐसा मार्केट एरिया है जहाँ पे ये क्या करते हैं, गुड़ बेचते हैं। कैसे बेचते हैं, जैसे कि इन्होंने गन्ना का उत्पादन किया। गन्ना उत्पादन किया, एक मशीन है इनके पास, उससे क्या करते हैं, इसे पेरते हैं, मतलब कि उसका रस निकालते हैं। रस निकाल के क्या करते हैं, गुड़ बनाते हैं और गुड़ बना के कहाँ, सहायपुर में व्यापारियों को बेच देते हैं जिससे कि इन्हें कुछ पैसा मिल सके। ठीक है, जो अगला है वो है व्यापार कार्य। व्यापार कार्य क्या है कि पालमपुर में व्यापारी शहरों में थोक बाज़ारों से अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदते थे और गांव में लाकर बेचते थे। अब देखिए जैसे कि दुकानदारी हो गई, जैसे कि वो क्या करते हैं, मार्केट एरिया से लाते हैं, अपनी दुकानों में बेचते हैं। तो ये क्या हो गया, व्यापार कार्य हो गया। अगला क्या है, परिवहन। अब परिवहन समझिए कि पालमपुर के लोग अनेक प्रकार के वाहन चलाते हैं, जैसे रिक्शा, जीप, ट्रैक्टर आदि। वहाँ वाहन वस्तुओं या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जिनसे कि उन्हें क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से क्या मिलता है, उन्हें किराया मिलता है। अब किराया मिलता है, पैसा मिलता है, तो इससे क्या होता है, उनका जीवन चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ख़त्म होता है और इसमें जितनी भी चीज़ें बताई गई है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे आपको डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू।